नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हिंदी व्याकरण भाषा साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज 2020 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है उसका यह आपका पार्ट 4 है। इससे पहले हम 3 भाग आपको करा चुके हैं और ये चौथा भाग लेकर आप सबके साथ उपस्थित हैं। तो यदि आप अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का आपका पहला सवाल है, अशुद्ध शब्द छांटिए। इन सभी जो ऑप्शंस हैं इनमें से आपको अशुद्ध शब्द छांटना है। तो देखते हैं, तो इसमें जो शब्द दिए हैं उनमें से आप देख रहे हैं अशुद्ध कौन सा। आज्ञाकारी भी आपका कैसा है, शुद्ध है। आज्ञाकारिणी भी शुद्ध है, आज्ञा भी शुद्ध है। तो यहाँ जो आज्ञाकारिणी है वो आपका कैसा है, अशुद्ध है। तो इस तरीके से द ऑप्शन इसका आपका अशुद्ध माना जाएगा, तो वो सही है इसमें, क्योंकि री में आपका बड़ी की मात्रा लगाई है। तो चलिए आपका अगला सवाल है कि सदै का विलोम शब्द क्या है। सदै का विलोम शब्द क्या है, तो सदै का इन सभी ऑप्शंस में जो विलोम शब्द है वो है निर्दय। क्या है, निर्दय। तो बा ऑप्शन इसका सही है। तो सदै का जो विलोम होता है वो क्या होता है साथियों, निर्दय होता है। तो आपका बा ऑप्शन इसका सही है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है। तो साथियों ये आप जो पद देख रहे हैं उसमें आप बताएंगे अलंकार कौन सा है। तो अलंकार चरण कमल, चरण कमल है ना। अब यहाँ देख रहे हैं चरण कमल में क्या चीज आपको दिख रही है, इन दोनों में आपका ये योजक चिन्ह लगा है। तो ये एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। चरण कमल अर्थात कमल रूपी है ना चरण जो हैं, तो यहाँ रूप बता रहे हैं। किसका रूप, किसका रूप है, चरणों का रूप कैसा है, कमलों के समान है, कमल के समान है। तो यहाँ रूपक अलंकार होगा। और रूपक और आपका उपमा अलंकार में क्या होता है, अंतर। तो जो रूपक अलंकार उपमा अलंकार में लोग भेद करने में थोड़ा असमर्थ रहते हैं। तो वो कारण ये है कि उपमा में क्या होता है साथियों, उपमा में समानता, सम है ना, जैसा, जस है ना, जो इस टाइप के जो आपके शब्द रहते हैं उनका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप समझ पाए होंगे कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो आपका द ऑप्शन सही है, आपका रूपक अलंकार होगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका, वह अगले साल आएगा में कारक है। वह अगले साल आएगा में कारक क्या है, तो देखिएगा हम इसमें कहेंगे कर्ता ने। आपको इनकी विभक्ति भी याद होनी चाहिए। कर्ता की विभक्ति ने, कर्म की विभक्ति को, संप्रदान की विभक्ति के लिए और अधिकरण की विभक्ति होती है में, पे और पर। इस तरीके से ये विभक्तियां होती हैं। तो साथियों हमने आपसे बताया कि वह अगले साल आएगा में क्या कारक होगा। तो जो कारक है इन चारों में वो होगा आपका अधिकरण। क्यों, वह अगले साल में आएगा, वह कब आएगा, अगले साल। इसमें यहाँ पर विभक्ति का लोप है, लेकिन आप अगर इसको देखें, इसको समझें, इसको तब सोचें, तब आपको पता चलेगा। इसमें ये बताया गया है कि वह अगले साल में आएगा। तो में की जो विभक्ति होती है, में जो विभक्ति होती है वो अधिकरण कारक की होती है। तो यहाँ आपका द ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या साथियों। अगला प्रश्न है आपका, दूध का दूध, पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ है। तो दूध का दूध, पानी का पानी का जो लोकोक्ति है उसका अर्थ क्या होगा, निरपेक्ष न्याय करना। अर्थात जो भी न्याय है वो आपका कैसा हो, वो कैसा हो, हम कहें तो किसी के पक्ष में ना हो, निरपेक्ष हो। तो वो आपका जो न्याय है निरपेक्ष। दूध का दूध या पानी का पानी, मैंने कहा मतलब जो साफ सुथरी बात है उसको कह देना। निरपेक्ष, किसी के पक्ष में नहीं कहना, गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, ये निरपेक्ष न्याय करना है। दूध का दूध, पानी का लोकोक्ति का अर्थ। ठीक है साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका, किस शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं बना है। देखिएगा संज्ञा से विशेषण नहीं बना है। देखिए संज्ञा शब्दों से भी विशेषण बनते हैं, है ना, संज्ञा शब्दों से भी विशेषण बनते हैं। तो विशेषण इसमें बता, देखिए गुलाबी, गुलाबी जो विशेषण है वो किस संज्ञा शब्द का है, तो वह संज्ञा शब्द है गुलाब। उसी तरीके से रसीला किस संज्ञा शब्द का है, रस, रस से बन गया रसीला। और रस, उसी तरीके से आपका भूखा, ये भी एक आपका भूख भाववाचक संज्ञा है, उससे क्या बन गया आपका भूखा। तो ये विशेषण बने हैं, लेकिन अच्छा स्वयं में विशेषण है, ना कि कोई संज्ञा से बना हुआ। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, अच्छा एक विशेषण है। तो ये आपका
कोई संज्ञा से बना नहीं हुआ है, लेकिन ये विशेषण है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे संज्ञा से बना विशेषण जो नहीं है वो अच्छा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जो सोएगा सो खोएगा में सर्वनाम है। तो साथियों जो और सो ये संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंध बोधक सर्वनाम है। तो साथियों इन सभी ऑप्शंस में आपका द ऑप्शन सही है इसका कि संबंधवाचक सर्वनाम। जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सब किस में आते हैं साथियों? संबंध बोधक संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं, है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बुराइयों से सदा बचो में संज्ञा है। बुराइयों से सदा बचो में संज्ञा कौन सी है? तो साथियों इसमें है आपका जातिवाचक संज्ञा। और क्यों बुराइयों से सदा बचो में ये जातिवाचक संज्ञा क्यों है, इसको देख लेते हैं। देखिए साथियों, देखिए बुराई है ना, बुराई क्या है? बुराई क्या है? बुराई जो है आपकी भाववाचक संज्ञा है। बुराई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लेकिन बुराइयों से सदा बचो में संज्ञा पूछिए तो इसमें जातिवाचक संज्ञा बताई गई है। ऐसा क्यों? साथियों याद रखना है आपको, जिन संज्ञाओं का है ना व्यक्तिवाचक या भाववाचक संज्ञाओं का, जिन संज्ञाओं का कौन कौन सी व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? बहुवचन बना दिया जाता है। उन सभी संज्ञाओं को आप जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में जानते हैं। तो साथियों देखिए, बुराई एक, हम कहेंगे बुराई एक क्या है? बुराई है एक भाववाचक संज्ञा। लेकिन इस शब्द से, इस भाववाचक संज्ञा शब्द से आपने क्या किया? बुराइयों कर लिया, इसको बहुवचन में बदल लिया। तो जो संज्ञा शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं वो सभी संज्ञा शब्द आपके जातिवाचक में रखे जाते हैं। तो ये आपका बुराइयों से सदा बचो, तो बुराई आपका जातिवाचक में आ जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका, सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सिंह का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो आपका बाजी। मृगराज भी है, पंचानन भी है, शार्दुल भी है। लेकिन साथियों ये आपका जो बाजी है, ये जो आपका शब्द रहता है वो घोड़ा, किससे है? घोड़ा का एक पर्याय है। ठीक है साथियों, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण जो साथियों आप देख रहे हैं इनमें से निष्फल नहीं है, और निहधन फल ये विसर्ग संधि का हो जाएगा। नरेश नरधन ईस आपका ये स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। बिहू भी स्वर संधि का है ना। तो यहाँ पर ये आपका कौन सा हो जाएगा? गुण संधि का उदाहरण है ना। और ये आपका यण संधि का उदाहरण है। लेकिन ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। और ये आपका व्यंजन संधि का। ऑप्शन इसका सही है। और व्यंजन संधि का उदाहरण ये कैसे वो देख लेते हैं। देखिए इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा उत्धन, क्या हो जाएगा? चारण, उत्धन चारण हो जाएगा। और जब ताका योग चा से करते हैं तो उस ताका योग जो हम चा से कर रहे हैं तो ताका सीधा सीधा आदेश किस में हो जाता है? चा या छा में होता है। ये एक आपको व्यंजन संधि आगे चल के पढ़ाएंगे तो उनका एक भेद है। तो इस तरीके से उत का ता का क्या हो जाएगा? चा ही आदेश हो जाएगा तो उच्चारण हो जाएगा साथियों। व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो व्यंजन संधि क्यों है? क्योंकि इसके यहाँ ता और चा का मेल हुआ है। ता और चा दोनों क्या है? व्यंजन ही है, इसलिए यहाँ व्यंजन संधि कहेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न, अशुद्ध शब्द छांटिए। इसमें भी बताना है अशुद्ध शब्द छांटना है। तो अशुद्ध शब्द इनमें से आपका ऑप्शन बता रहे हैं कि पांचवी। तो देखिए साथियों ये आपका पांचवी, इसमें आपका जो आखिरी वर्ण है वो है बा, और वहां पे ई की मात्रा लगा है। लेकिन यहाँ पर एक अनुस्वार या यहाँ जो कहेंगे तो चंद्र बिंदु वाला यहाँ नहीं लगा है। इसमें देखिए कभी कभी आप देखते हैं कि चंद्र बिंदु लगा होता है, लेकिन याद रखिएगा ई उ ओ इन सभी में हमेशा कौन सा आपको कहेंगे अनुनासिक बिंदु जिसको हम बोलते हैं, ये अनुनासिक बिंदु है। और जो सीधे सीधे बिंदु लगा होता है ये अनुस्वार बिंदु है। तो अनुस्वार का प्रयोग न करके आपका किसका प्रयोग होता है? ये आपका अनुनासिक बिंदु का प्रयोग होता है। तो साथियों पांचवी में यहाँ पर अनुस्वार करके लगाएंगे है ना वा के ऊपर, तो तब जाके आपका ये सही होगा। अभी कैसा ये अशुद्ध है। दूसरी, पहली, द्वितीय ये जो अन्य ऑप्शन है ये आपके सही हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं क्या कह रहा है। ये है बिना विचार किया हुआ विश्वास के लिए एक शब्द बताना है। एक शब्द बताना है आपको कि बिना विचार किया हुआ विश्वास किसको कह देते हैं। देखिए विचार
हमने किया ही नहीं, किसी अपना सोचा ही नहीं कुछ और विश्वास कर लिया, उसको आप साथियों कह देते हैं अंधविश्वास। क्या कहते हैं? अंधविश्वास। तो यहाँ बा ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। इसमें अलंकार बताना है साथियों। मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। अब यहाँ देखिए कलियां जो शब्द है वो आपका दो, कितने दो अर्थ लिए हुए है, दो अर्थ अपने साथ समेटे हुए है। और एक कली माने जो आप जानते ही हैं, है ना, फूल से पहले का जो मतलब उसका भाग होता है, फूल खिलने से पहले का जो भाग होता है वो कली कहलाता है। तो वो कलियां जो हैं साथियों, एक तो वो हो गई, और एक यहाँ पर नव यौवना अर्थात स्त्रियों के लिए, जो नई स्त्रियां होती हैं, कम उम्र की स्त्रियां होती हैं, उन स्त्रियों के लिए भी कली का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर एक अर्थ, एक शब्द से एक से अधिक अर्थ का निकलना जब होता है तो वहां पे होता है साथियों श्लेष अलंकार। क्या होता है? श्लेष अलंकार। और साथियों श्लेष अलंकार, श्लेष से मतलब क्या होता है? श्लेष का अर्थ होता है साथियों चिपका हुआ या चिपकाने वाला, है ना। तो आप लोग पहले आप सीखे होंगे, जाने होंगे लोग, पहले बुजुर्ग लोग जो गांवों में सरेस बोलते हैं, तो सरेस माने ही जो विकृत रूप है, देशज शब्द बन गया है सरेस, वैसे श्लेष है, श्लेष माने चिपकना। तो एक शब्द से जहां एक से अनेक अर्थ चिपके हो वहां होता है श्लेष अलंकार। तो यहाँ कलियां जो है वो दो अर्थ चिपकाए हुए है। एक तो आपका कली माने जो फूल से पहले की कली, और उस तरीके से दूसरा एक स्त्री के लिए यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है। तो अगला आपका प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मैं उस मकान में रहता हूं जिसमें कभी गुरुजी पढ़ाते थे, वाक्य है। मैं उस मकान में रहता हूं जिसमें कभी गुरुजी पढ़ाते थे, वाक्य है। कैसा वाक्य साथियों? देखिए, मैं उस मकान में रहता हूं और उसका जिसमें कभी गुरुजी पढ़ाते थे, यहां मिश्रित वाक्य हो गया, वाक्य से वाक्य जुड़ा हुआ है, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। घी के दिए कब जलाए जाए साथियों? घी के दिए तब जलाए जाते हैं जब खुशी होती है। तो कब जलाए गए? दीपावली पे घी के दिए जलाते हैं, जब राम जी आए। और राम जी जब आए थे जंगल से अयोध्या, तो हम लोगों को खुशी हुई, और जब खुशी हुई तो घी के दीपक जलाए। तो बहुत खुश होने की स्थिति में क्या होता है? घी के दिए जलाए जाते हैं। तो आपका सा ऑप्शन इसका सही है, बहुत खुश होना। घी के दिए जलाने का मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत खुश होना। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपका पंजाब समस्त पद किस समास का उदाहरण है? तो जो पंजाब समस्त पद है वो किस समास का उदाहरण है? तो पंजाब का अर्थ समझिए पहले। पंजाब, सॉरी, पंजाब। तो पंजाब का अर्थ क्या है? पंजाब माने पंच आब, पंचधन आब हो जाता है पंजाब। यहां पर भी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन संधि का उदाहरण है पंचधन आब, पंजाब हो जाएगा। ठीक है साथियों। तो यहां आब माने होता है जल। आब माने क्या होता है? जल। और पंच माने पांच। जहां पर आब माने पांच नदियां, जिस राज्य से पांच नदियां या पांच नदियों का जल होके जाता हो, उस स्थान को, उस राज्य को हम पंजाब कह दिए हैं। तो पांच, पांच संख्यावाची शब्द हो गया। तो ये पांच संख्यावाची जो शब्द होते हैं, उन समास, वो समास जो होते हैं वो द्विगु समास होते हैं, है ना। द्विगु समास का ये समस्त पद पंजाब है, तो याद रखना है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस में अनुस्वार प्रयोग नहीं हुआ है? अनुस्वार और अनुनासिक में बता ही दिया था। अनुस्वार क्या होता है? ये बिंदु लगाते हैं। और अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक होता है आपका चंद्र बिंदु। तो यहां अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है। तो साथियों, जो आप देख रहे हैं इनमें गंगा अनुस्वार, चंचल अनुस्वार, ठंडा अनुस्वार, लेकिन नहीं, यहां नहीं। हमने आपको बताया था जिनमें ई, है ना, उ, ओ, अर्थात हम कहें तो हमेशा स्वरों के ऊपर, किनके ऊपर? स्वरों के ऊपर, है ना, अनुस्वार, शुद्ध रूप में अनुस्वार प्रयोग न होकर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। किंतु चंद्र बिंदुओं का प्रयोग ना होकर वहां हम अनुस्वार का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जगह कम होती है। ई की मात्रा लगने के कारण अगर हम यहां पर इस तरीके से लगाएंगे तो पूरा चंद्र बिंदु लगाने में ही हमारे लिए थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए हम वहां अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं। सही मायने में वो वहां पर क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है। तो नहीं में अनुस्वार ना होकर चंद्र बिंदु माना जाएगा, इसलिए यहां पर नहीं, द ऑप्शन इसका सही है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका। निम्न में से अघोष व्यंजन है। अघोष आपको बताना है साथियों। अघोष आपके जो व्यंजन होते हैं, याद रखना है, अघोष व्यंजन जो होते हैं तो आपके जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, काबर, चावर, टावर, तावर, पावर के प्रत्येक
वर्ग का प्रत्येक वर्ण जो होता है, क ख ग घ घ, च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, तो ये सभी, तो यहाँ पर सा आप देख रहे हैं, शा किस में आता है, ये ऊष्म व्यंजन में आता है, शा ख स ह, है ना। तो ये जो आपके आते हैं, ये आपके किस में आते हैं, ये आपके आ जाते हैं किसमें, आपका अघोष में आता है ना। और अन्य जो किस में आ रहे हैं, वो आपके सघोष में आ जाते हैं। तो सा, गा, रा, हा, ये सभी आपके किस में होंगे, सघोष में होंगे। और घोष माने याद रखिएगा साथियों, घोष माने क्या होता है, घोष माने होता है थोड़ा कंपन, है ना, कंपन हो, जिसको बोलते समय थोड़ा कंपन हो, घोष हो, तो वहां सघोष, घोष सहित माने कंपन सहित हो जाएगी कहानी। लेकिन अघोष माने जहां बोलते समय कोई घोष ना हो, कोई कंपन ना हो, जैसे स कोई कंपन नहीं हुआ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका अघोष। तो सा ऑप्शन इसका सही है, जिसका अघोष वर्ण है सा, ठीक है साथियों। देखते हैं, और ये सा आपका जो होता है दंत सा होता है, कौन सा साथियों, दंत सा की बात चल रही है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, देखते हैं, कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, कामदेव का पर्यायवाची शब्द मनोज है, कंदर्प है, काम है ना, ये तीनों कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन सुरपति, सुरपति आपका, है ना, क्या नहीं है ना, सुरपति आपका कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है साथियों। हाँ, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। उच्चारण में व्यंजन संधि होती है, बताए थे, उच्चारण का उत्धन चारण, उत्धन चारण। अगला है सज्जन, सतधन जन, सतधन जन, ठीक है साथियों। अगला अनुच्छेद, है ना, अनु, अनुधन छेद, अनुधन छेद, है ना, अनुधन छेद। यहाँ चा नहीं होगा, चा का तो यहाँ को क्या होता है, चा का यहाँ पर आगम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या नहीं होगा, छेद, अनुधन छेद, चा का आगम होगा यहाँ पर, ठीक है साथियों। अगला है बिहू, बिहू में आपका याद रखना है। देखते हैं बिहू क्या है, तो बिहू की संधि करके देखते हैं। बिहू की संधि होती है बी धन उहू, बी धन उहू, और बी आपका ई बाहर निकल जाएगा, तो या, ई का या हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, या, और या में बा शेष रह जाएगा आधा, तो आधा या, और ये वाले ऊ की मात्रा इस पे लग जाएगी, ये वाला वा और यू जोड़ेंगे और हा शेष रह जाएगा, क्या हो जाएगा, बिहू हो जाएगा। यण संधि का उदाहरण है, कौन सी संधि है साथियों, यण संधि है। तो आशा करते हैं यह आपका आज का जो सेशन रहा पसंद आया होगा। अगर आप पसंद करते हैं तो आप वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों कर, और वीडियो को लाइक करें, तथा फिर कहेंगे यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथियों, आपको हम बताएं, यदि आपको हमारे वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे भाषा निकेतन जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ सकते हैं, और इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।